हेलो फ्रेंड, दिस इज अमरीश। वेलकम टू साइंस शिखर। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पर है। इसके पहले ऑलरेडी 2 वीडियो लेक्चर हो चुका है। जो स्टूडेंट उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखे हैं वो साइंस शिखर यूट्यूब चैनल पर जाकर वॉच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले टॉपिक मेंशन करते हैं विटामिन। विटामिन 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 हमें पढ़ना है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मेंशन कर लेते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत 8 विटामिन आता है। मेंशन करते हैं 8 विटामिन को। सबसे पहला जो विटामिन आता है वो है विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी4 कोई विटामिन नहीं होता, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी7, विटामिन बी9 और विटामिन बी12। तो याद रखना 8 और 11 और 10 ये कोई विटामिन नहीं होता। तो टोटल 8 विटामिन हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस 8 विटामिन को कंप्लीटली हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। तो यहां लिख दे रहे हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी का कैरेक्टर क्या है? विटामिन बी जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था। विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो ये चीज याद रखना कि जो विटामिन बी होता है ये कंप्लीटली डिसॉल्व होता है वाटर में। कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व होने की वजह से ये बॉडी में स्टोर नहीं हो पाता, ये यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि ज्यादातर शरीर में जिस विटामिन की कमी देखी जाती है वो है विटामिन बी और विटामिन सी। इसके पीछे का जो रीजन है वो भी मैंने आपको बताया था कि बॉडी में स्टोर नहीं होता क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। यहां पर एक एक्सेप्शन मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, विटामिन बी12। विटामिन बी12 कॉम्प्लेक्स विटामिन भले हैं, ये वाटर में डिसॉल्व भी है, लेकिन ये बॉडी में स्टोर हो जाता है। इस वजह से इसे हम एक्सेप्शन के रूप में लिखते हैं। तो मेंशन कर लेते हैं एक्सेप्शन, एक्सेप्शन अपवाद, अपवाद। तो अपवाद के रूप में याद रखना विटामिन बी12। अगर कोई पूछे कि विटामिन बी12 जो है ये एक्सेप्शन में क्यों है, तो इसका जो लॉजिक है वो ये है कि विटामिन बी12 भले ही वाटर में डिसॉल्व हो जाता है लेकिन ये बॉडी में स्टोर हो जाता है, बॉडी से बाहर नहीं जाता। ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो विटामिन बी12 जो होता है ये यकृत की कोशिकाओं में स्टोर रहता है, बड़ी आंत में भी ये स्टोर रहता है। तो ये स्टोर हो जाता है, बॉडी से बाहर नहीं जाता है, इस वजह से ये अपवाद की श्रेणी में रखा जाता है। एक चीज आपको और याद रखना है कि जितने भी विटामिन हैं वो लगभग यकृत की कोशिकाओं में ही स्टोर होते हैं। क्लियर हो गया? अब हम पढ़ते हैं विटामिन बी1 के बारे में। तो आप मेंशन करना विटामिन बी1। मैं रफ कर दे रहा हूं, विटामिन बी1 आप मेंशन करिएगा, विटामिन बी1। तो पहला जो हमारा विटामिन है वो है विटामिन बी1। विटामिन बी1, सबसे पहले हम विटामिन बी1 का रासायनिक नाम जानेंगे कि विटामिन बी1 का जो केमिकल नेम है वो क्या है। तो विटामिन बी1 का जो केमिकल नेम होता है उसे हम बोलते हैं थायमिन। तो यहां लिखेंगे रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, केमिकल नेम थायमिन। अब विटामिन बी1 से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो फैक्ट है वो यही है कि विटामिन बी1 को हम एंटी बेरीबेरी विटामिन कहते हैं। इस बात को मेंशन करते हैं, विटामिन बी1, विटामिन बी1 को एंटी बेरीबेरी विटामिन, एंटी बेरीबेरी विटामिन, एंटी बेरीबेरी विटामिन कहा जाता है, कहा जाता है। एंटी बेरीबेरी विटामिन क्या है? एंटी बेरीबेरी विटामिन का मतलब होता है कि अगर आपके बॉडी में विटामिन बी1 की कमी नहीं है तो आपको कभी भी बेरीबेरी रोग नहीं होगा। इसी वजह से लिखा है कि विटामिन बी1 को एंटी बेरीबेरी विटामिन कहा जाता है।
अब दूसरा फैक्ट यहां पर नोट करना कि जो विटामिन B1 है वो प्रचुर मात्रा में कहां पाया जाता है। तो याद रखिएगा विटामिन B1 प्रचुर मात्रा में चावल में पाया जाता है। तो इस बात को भी मेंशन करते हैं, विटामिन B1 प्रचुर मात्रा में चावल में पाया जाता है, पाया जाता है। यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि प्रचुर मात्रा में चावल में तो पाया जाता है, लेकिन अगर चावल की पॉलिशिंग कर दिया जाए तब विटामिन B1 लगभग 80% नष्ट हो जाता है। तो ये चीज आपको याद रखिएगा, अगर चावल पॉलिशिंग वाला नहीं है तो उसमें विटामिन B1 प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा, लेकिन अगर चावल की पॉलिशिंग हो जाती है तो लगभग 80% विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। तो इस सेंटेंस को हम आगे बढ़ाएंगे, यहां लिखेंगे विटामिन B1 प्रचुर मात्रा में चावल में पाया जाता है, लेकिन चावल की पॉलिशिंग कर देने पर कर देने पर 80% थायमिन का मतलब विटामिन B1, 80% थायमिन नष्ट हो जाता है। तो ये फैक्ट याद रखना कि चावल में तो प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा, लेकिन अगर वो चावल पॉलिशिंग वाला है तो उसमें 80% विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। अब यहां पर बात आता है कि जो विटामिन B1 है, विटामिन B1 से कौन सा रोग होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन B1 की कमी से जो रोग होता है उस रोग का नाम है बेरी। तो याद रखना, यहां पर मेंशन करते हैं रोग में मेंशन कर लेते हैं कि विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, बेरी रोग होता है। अब इस बेरी रोग से हमारे शरीर में कौन सा भाग प्रभावित होता है यह जानना बहुत जरूरी है। तो इस बात को भी हम मेंशन करेंगे कि अगर किसी की बॉडी में, किसी के शरीर में बेरी रोग हो जाता है तो वो कौन से भाग को प्रभावित करेगा। तो यहां पर हम मेंशन करते हैं प्रभावित भाग। सबसे पहला जो प्रभावित भाग है वो है हृदय प्रणाली, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो हम लिख दे रहे हैं इसे भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम होता है वो बेरी रोग से प्रभावित होता है। और जो दूसरा प्रभावित भाग है वो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हम लिखते हैं नर्वस सिस्टम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो याद रखिएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं और हृदय प्रणाली को कहा जाता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब ये है क्या, इसको आप जान लीजिए। सबसे पहले इसको हम रफ कर दे रहे हैं क्योंकि नीचे स्पेस है नहीं। उसके बाद ऊपर की तरफ मैं कंटिन्यू करता हूं। तो मैंने आपको क्या बताया कि बेरी अगर रोग हो जा रहा है तो ये दो भाग को प्रभावित करेगा, एक को प्रभावित करेगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को और दूसरा जो भाग प्रभावित करेगा उसे हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब एक चीज याद रखना कि जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है इसका मतलब ही होता है, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट और वैस्कुलर का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो आपको पता है हृदय किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन। तो ये जो ब्लड का जो फंक्शन है, हृदय इसको ट्रांसपोर्ट करता है, इसके फंक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है अगर विटामिन B1 से बेरी रोग हो गया तो। दूसरी बात यहां पर लिखा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो तंत्रिका तंत्र का मतलब क्या होता है, तंत्रिका तंत्र का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गन पाए जाते हैं उन ऑर्गन के मध्य
कोऑर्डिनेशन जो बना के रखता है उसे बोला जाता है तंत्रिका तंत्र। दूसरी चीज आपको याद रखना है, ब्रेन और ब्रेन के पीछे देखेंगे तो एक मोटी नस जाती है ब्रेन के पीछे से, उसे बोला जाता है स्पाइनल कार्ड। तो ब्रेन प्लस स्पाइनल कार्ड इन दोनों को मिलाकर बोल दिया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शन पे भी ये प्रभाव डालता है। ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, मैंने इसे बता दिया। तो याद रखिएगा जो बेरी रोग है ये दो जगह प्रभावित करता है, पहला कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को और दूसरा नर्वस सिस्टम को। क्लियर हो गया। अब एक चीज यहां पर और मेंशन कर लीजिएगा कि अगर किसी को विटामिन B1 की कमी हुई तो उसको वीकनेस फील होगा। तो लिख लेते हैं कमजोरी महसूस होना, कमजोरी महसूस होना। कोई भी काम आप करेंगे तो आपको वीकनेस फील होगा। तो ये चीज याद रखिएगा, किसकी कमी से होगा? विटामिन B1 की कमी से होगा। और एक फैक्ट और है, उसको भी हम लिख लेते हैं, वृद्धि रुक जाती है, वृद्धि रुक जाती है, वृद्धि रुक जाती है। तो वृद्धि रुकने की भी संभावना विटामिन B1 की कमी से देखी जाती है। तो उम्मीद करता हूं आपको डिजीज जो होता है वो क्लियर हो गया। अब बात यहां पर आती है कि जितने सारे हमने यहां पर आपको डिजीज बताए हैं, अगर इस डिजीज से बचना है तो हमें विटामिन B1 को प्रचुर मात्रा में लेना होगा। वो कौन से सोर्स है जहां से आपको विटामिन B1 मिलेगा? तो कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स को हम लिख लेते हैं। अब यहां पर लिखेंगे स्रोत। स्रोत मतलब कहां से ये मिलेंगे। तो सबसे पहला आप लिखेंगे अनाज। अनाज अगर आप खा रहे हैं तो उसमें विटामिन B1 आपको मिल जाएगा। उसके बाद सोयाबीन, सोयाबीन, सोयाबीन में भी विटामिन B1 पाया जाता है। उसके बाद दूध हो गया, हरी सब्जियां हो गई, हरी सब्जियां हो गई। इन सारी स्रोत से विटामिन B1 आपको मिल जाता है। तो विटामिन B1 कंप्लीट हो गया। विटामिन B1 के अंतर्गत मैंने क्या बताया आपको? इनके केमिकल नेम बताए, इनसे होने वाले डिजीज बताया और इनके जो सोर्स हैं मैंने उसको भी बताया। और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मैंने उस पर भी चर्चा कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन B2। मेंशन करते हैं विटामिन B2। विटामिन B2 जो दूसरा विटामिन है वो है विटामिन B2 और इसका जो रासायनिक नाम है उसको हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। तो विटामिन B2 का जो केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम है, वो है राइबोफ्लेविन। आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने कई बार इस चीज को रिपीट कर दिया है। अब इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है हम उसको देखेंगे। सबसे पहला जो फैक्ट है वो यही है कि डीएनए के निर्माण में सहायक होता है विटामिन B2। तो लिख लेते हैं डीएनए के निर्माण में सहायक, डीएनए के निर्माण में सहायक, डीएनए के निर्माण में सहायक, डीएनए के निर्माण में सहायक होता है। डीएनए का मतलब डी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में क्या होता है? ये सहायक होता है। ये पहला फैक्ट है। दूसरा फैक्ट हम यहां देखेंगे कि विटामिन B2 को हम विटामिन G कहते हैं। इस बात को मेंशन करते हैं, विटामिन B2 को विटामिन G कहा जाता है। विटामिन G कहा जाता है, कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो अपीयरेंस होता है, विटामिन B2 का जो अपीयरेंस होता है वो गोल्ड की तरह होता है। इसी वजह से कहा जाता है कि विटामिन B2 को विटामिन G कहा जाता है। ये बातें क्लियर हो गई। अब अगला फैक्ट हम यहां पर लिखेंगे, विटामिन B2 को सह एंजाइम कहा जाता है। सह एंजाइम, सह एंजाइम कहा जाता है, सह एंजाइम कहा जाता है। तो याद रखना विटामिन B2 को हम सह एंजाइम, को एंजाइम कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको भी आप जान लीजिए। एंजाइम क्या है? हमारी बॉडी में जो डिफरेंट जो है केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे पाचन होता है, उत्सर्जन होता है, श्वसन होता है, ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं। इन फंक्शन के रेट को जो बढ़ाता है उसे हम कहते हैं एंजाइम। एंजाइम क्या करता है? इनके प्रोसेस को फास्ट कर देता है। इसीलिए एंजाइम को जैव उत्प्रेरक या बायो कैटलिस्ट कहा जाता है। उम्मीद है आपको एंजाइम समझ में आ गया होगा।
तो एंजाइम क्या करता है कि पाचन हो, सर्जन हो या श्वसन हो, ऐसे ही रिलेटेड जो बॉडी में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, इनके फंक्शन के रेट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अब यहां पर याद रखना, यहां पर लिखा है कि विटामिन सह एंजाइम, सह का मतलब होता है सहायता करना, हेल्प करना। तो ये जो विटामिन B2 होता है ये एंजाइम के कार्यों में हेल्प करता है, इसी वजह से कह दिया जाता है विटामिन B2 सह एंजाइम कहलाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम यहां पर नोट करेंगे कि विटामिन B2 को पीला एंजाइम कहा जाता है। B2 को पीला एंजाइम कहा जाता है, पीला एंजाइम कहा जाता है। एंजाइम आपको पता ही लग गया, क्योंकि ये एंजाइम में क्या करता है, ये हेल्प करता है। पीला इस वजह से क्योंकि इसका अपीयरेंस जो होता है वो गोल्ड की तरह होता है, इस वजह से कहा जाता है विटामिन B2 को पीला एंजाइम कहा जाता है। ये फैक्ट आपको क्लियर हो गया। अब विटामिन B2 से रिलेटेड जो डिजीज होते हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। यहां पर आप लिखिएगा रोग। विटामिन B2 से जो होने वाला जो रोग है उसमें सबसे पहला रोग है, उसको हम मेंशन करेंगे, उसको कहा जाता है ग्लोसिटिस। और जो दूसरा रोग होता है उसे हम कहते हैं चिलोसिस, या इसे किलोसिस भी बोला जाता है। किलोसिस। विटामिन B2 से पहला जो रोग है उसे हम बोलते हैं ग्लोसिटिस, और जो दूसरा होता है उसे हम बोलते हैं किलोसिस। और तीसरा जो रोग होता है उसमें ये होता है कि जो आंखें होती हैं आपकी वो जलने लगती हैं, आंखों में जलन हो जाता है और ईचिंग होता है। तो लिख लेते हैं आंखों में जलन व खुजली। आंखों में ईचिंग होने लगेगा, आंखें जलने लगेंगी, ये भी विटामिन B2 की कमी से होता है। अब ग्लोसिटिस का मतलब क्या होता है? ग्लोसिटिस का मतलब होता है जो जिह्वा है, जो आपकी टंग है, जीभ है, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है और जिह्वा फूल जाती है, जिह्वा में सूजन आ जाता है। तो यहां पर लिखेंगे कि जिह्वा में संक्रमण, आप लिख दे रहे हैं सूजन। तो जिह्वा में संक्रमण हो जाएगा, इन्फेक्शन होगा, और जो जिह्वा है यानी जो टंग है उनमें स्वेलिंग आ जाती है। किलोसिस का मतलब क्या होता है? किलोसिस का मतलब होता है जो होंठ है वो किनारे से फट जाते हैं, तो होंठों का किनारे से फटना ही किलोसिस कहा जाता है। तो यहां पर लिख दे रहे हैं होंठों का या होंठ किनारे से फट जाता है, किनारे से फट जाता है। तो होंठ क्या होता है? किनारे से फट जाता है, जिसे कहा जाता है किलोसिस। तो क्लियर हो गया होगा। पहला होता है ग्लोसिटिस, जिह्वा में संक्रमण आएगा, जिह्वा फूल जाएगी। दूसरे को बोलते हैं किलोसिस, या इसे चिलोसिस भी लिख देता है। तो चिलोसिस बोलो या किलोसिस, बात एक ही है। किलोसिस में होंठ किनारे से फट जाते हैं और आंखों में जलन व खुजली भी आपको देखने को मिलती है। तो ये विटामिन B2 की कमी से होती है। अब यहाँ पर कुछ सोर्स हैं जो विटामिन B2 के मुख्य सोर्स माने जाते हैं, उनको हम मेंशन कर लेते हैं। तो ये डिजीज हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब इसके सोर्स को हम लिख लेते हैं कि विटामिन B2 के मुख्य सोर्स कौन कौन से हैं। तो लिखेंगे स्रोत या सोर्स। स्रोत में हम मेंशन करेंगे दुग्ध उत्पाद, हरी सब्जियां। उसके बाद पपीते वगैरह के भी आप सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन B2 पाया जाता है। तो कुछ मैंने सोर्स भी यहां पर लिख दिया जो विटामिन B2 जिनमें पाया जाता है। तो विटामिन B2 भी हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है, क्योंकि इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B3। तो मेंशन करते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 का जो केमिकल नेम है वो है नियासिन या निकोटिनेमाइड। तो लिख लेते हैं नियासिन निकोटिनेमाइड।
नियासिन या निकोटिनामाइड, नियासिन या निकोटिनामाइड, तो इसका केमिकल नेम दो होता है। ये कभी कभी एग्जाम में निकोटिनामाइड दे देगा और कभी कभी नियासिन दे देगा, तो याद रखना नियासिन या निकोटिनामाइड ये इसका केमिकल नेम है। अब इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहला यहां पर लिखेंगे कि विटामिन बी3 से कम उम्र में बाल सफेद हो जाते हैं। आजकल आप देखे होंगे कि बहुत सारे युवाओं के कम उम्र में ही बाल सफेद हो जाते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि वो अपने डाइट जो लेते हैं उस डाइट में कहीं ना कहीं वो विटामिन बी3 नहीं ले रहे हैं, इस वजह से उनके बाल सफेद हो जाते हैं। तो पहला जो इससे प्रॉब्लम होता है वो यही होता है, कम उम्र में बाल का सफेद हो जाना, कम उम्र में बाल का सफेद होना। तो कम उम्र में बाल क्या हो जाता है, सफेद हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। दूसरा जो यहाँ पर फैक्ट है जो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, दूसरा जो यहाँ पर डिजीज होता है वो होता है पेलाग्रा। तो यहाँ पर लिखेंगे विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है, रोग हो जाता है। अब पेलाग्रा रोग के जो लक्षण है वो कौन कौन से हैं, तो हम लक्षण यहां पर लिख लेते हैं। पेलाग्रा रोग के जो लक्षण है, पहला है जिसे हम बोलते हैं डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस। जो दूसरा है उसे हम बोलते हैं डिमेंशिया, जो तीसरा है उसे हम बोलेंगे डायरिया। डर्मेटाइटिस जो होता है वो त्वचा रिलेटेड जो बीमारी होता है वो होता है, तो हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं त्वचा रोग। इसमें क्या होता है, जो स्किन होता है वो फट जाती है, स्किन रेड हो जाती है, लाल हो जाती है, उसे कहा जाता है डर्मेटाइटिस। और डिमेंशिया में क्या हो जाता है, भूलने की बीमारी से बोला जाता है, भूलने की बीमारी। डिमेंशिया की प्रॉब्लम में अधिकतर ये देखा जाता है व्यक्ति बहुत सारी चीजों को भूल जाता है, तो इसे कहा जाता है डिमेंशिया। तो विटामिन बी3 की कमी से डिमेंशिया होती है। अब तीसरी जो बात है वो है डायरिया, जिसे हम बोलते हैं लूज मोशन या दस्त। तो यहां पर याद रखना कि विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है, और पेलाग्रा रोग के जो लक्षण है मैंने आपको बता दिया। डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, हो सकता है कि आपका स्किन जो है वहां से क्रैक कर जाए, स्किन फट जाए और स्किन रेड कलर का हो जाए, स्किन में इंफेक्शन आ जाए, वो रेड कलर में हो जाए। डिमेंशिया हो सकती है, भूलने की बीमारी हो सकती है, और डायरिया यानी लूज मोशन हो सकता है। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि अगर इन तीनों चीजों को आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो व्यक्ति का डेथ भी हो जाता है इस बीमारी से। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा रोग के हमने लक्षण भी बता दिया, डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, डिमेंशिया की और डायरिया की। और अगर इन तीनों को आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। ये बातें क्लियर हो गई। अब यहां से कुछ सोर्स हैं जिनको हम लिखेंगे, स्रोत जहां से विटामिन बी3 मिल जाता है, स्रोत। तो अगर हम स्रोत की बात करें तो इनमें हम मेंशन करेंगे ब्रोकली, शिमला मिर्च। उसके बाद आप यहां पर मेंशन करना ब्रोकली हो गया, यहां पर शिमला मिर्च हो गया। ये ब्रोकली और शिमला मिर्च ये विटामिन बी3 के मुख्य सोर्स माने जाते हैं। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं दूध। लगभग दूध में हर एक विटामिन पाया जाता है। अगर विटामिन सी को छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे विटामिन आपको मिल्क में मिल जाएंगे। तो दूध हो गया, हरी सब्जियां हो गई, ये सारी चीजें जो होती हैं ये विटामिन बी3 की अच्छा सोर्स माना जाता है। क्लियर हो गया। तो विटामिन बी3 में हमने क्या सीखा, एक तो इसके केमिकल नेम नियासिन या निकोटिनामाइड। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताया कि अगर विटामिन बी3 की कमी होगी तो कम उम्र में बाल सफेद हो जाते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया कि विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। पेलाग्रा रोग की जो लक्षण है
वो होते हैं कि डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, डिमेंशिया की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है और डायरिया की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद मैंने क्या बताया, उसके बाद हमने बताया कि अगर विटामिन बी थ्री की कमी को दूर करना है तो आपको ऐसे सोर्स लेने पड़ेंगे जिनमें विटामिन बी थ्री पाया जाता है। कुछ सोर्स की भी हमने बात कर ली, जैसे आप ब्रोकली यूज कर सकते हैं, आप शिमला मिर्च खा सकते हैं, उसके अलावा आप देख सकते हैं मिल्क आप ले सकते हैं, हरी सब्जियां ले सकते हैं। ये सारे जो विटामिन बी थ्री के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। विटामिन बी थ्री हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे विटामिन बी फाइव। तो मेंशन करते हैं विटामिन बी फाइव। विटामिन बी फाइव, विटामिन बी फाइव, विटामिन बी फाइव का जो केमिकल नेम है वो क्या है, मैंने आपको लर्न भी कराया था। तो इसका जो केमिकल नेम है इसे बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। मैंने आपको बोला था कि इसको लर्न करना, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं 5 का मतलब होता है पेंट, तो वहां से रिलेट कर देना विटामिन बी फाइव मतलब पेंटोथेनिक एसिड। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट है उसको भी हम मेंशन कर लेते हैं, जैसे कि विटामिन जो बी फाइव होता है वो आरबीसी के निर्माण में सहायता करता है। तो लिखेंगे आरबीसी के निर्माण में, आरबीसी के निर्माण में, आरबीसी के निर्माण में सहायता करता है। आरबीसी क्या है आपको पता होगा, लेकिन हम ब्रीफ में बता दे रहे हैं। आरबीसी क्या होता है, ब्लड में पाया जाने वाला एक कोशिका होती है, यानी ब्लड सेल होता है जो ब्लड में पाया जाता है। तो उसी का जो है, इस ब्लड सेल का जो निर्माण जो होता है वो विटामिन बी फाइव करता है। उसके निर्माण में क्या करता है, हेल्प करता है, सहायता करता है। तो याद रखना आरबीसी के निर्माण में ये क्या करता है, सहायता करता है। दूसरा फैक्ट यहां पर लिखना कि अगर बॉडी में विटामिन बी फाइव की कमी हो जाती है तो 2 रोग आपको देखने को मिलेगा। एक आप देखेंगे कि पैरों में जलन, तो नोट करते हैं विटामिन बी फाइव की कमी से, विटामिन बी फाइव की कमी से, बी फाइव की कमी से पैरों में जलन, पैरों में जलन, पैरों में जलन होता है। आप देखेंगे आपका जो पैर है वो अचानक से जलने लगेगा, तो उसी को कहा जाता है पैरों में जलन। तो विटामिन बी फाइव की कमी से अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पैरों में जलन होता है। दूसरी चीज यहां पर लिखेंगे कि विटामिन बी फाइव की कमी से भी डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम विटामिन बी थ्री से भी आपको देखने को मिला था और विटामिन बी फाइव से भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर नोट कर लेते हैं कि डर्मेटाइटिस की समस्या भी होती है। डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस की समस्या भी हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है। तो यहां से बस इतना ही चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। एक तो ये याद रखना कि आरबीसी के निर्माण में सहायक, दूसरा आपको ये याद रखना है कि इसकी कमी से पैरों में जलन होगा और डर्मेटाइटिस की समस्या देखने को मिलता है। डर्मेटाइटिस क्या है मैंने आपको बता दिया था, इसमें त्वचा फट जाती है और त्वचा लाल हो जाती है, इसी को कहा जाता है डर्मेटाइटिस। इसके कुछ सोर्स हैं उसको हम लिख लेते हैं, स्रोत। स्रोत में जैसे आप ब्रोकली यूज कर सकते हैं, आप गोभी यूज कर सकते हैं, उसके बाद आप साबुत अनाज भी ले सकते हैं, साबुत अनाज। उसके बाद आप हरी साग सब्जियां भी यूज कर सकते हैं, मिल्क भी यूज कर सकते हैं। ये सारे जो होते हैं विटामिन बी फाइव के एक अच्छे सोर्स माने जाते हैं। विटामिन बी फाइव भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे विटामिन बी सिक्स। तो मेंशन करते हैं विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी सिक्स। सबसे पहले हम लिखेंगे विटामिन बी सिक्स का जो केमिकल नेम है वो क्या है। विटामिन बी सिक्स का जो केमिकल नेम है उसे हम लिखेंगे यहां पर पायरिडॉक्सिन, 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 पायरिडॉक्सिन। तो विटामिन बी सिक्स का जो नाम है वो है पायरिडॉक्सिन। तो सबसे पहले इसके जो फैक्ट में हम नोट करेंगे कि विटामिन बी सिक्स सपनों को याद रखने में सहायक होता है, सपनों को याद रखने में, सपनों को याद रखने में सहायक, रखने में सहायक, सहायक। ऐसा देखा जाता है या ऐसा माना जाता है कि अगर विटामिन बी सिक्स आपके बॉडी में प्रचुर मात्रा में है
तो जो स्वप्न वगैरह लोग देखते हैं वो स्वप्न आपको याद रह जाते हैं, वो भूलते नहीं हैं। तो स्वप्नों को याद रखने में सहायक जो विटामिन होता है वो होता है विटामिन B6। क्लियर हो गया। दूसरा फैक्ट यहां पर मेंशन करना कि विटामिन B6 से एनीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यहां पर लिखते हैं विटामिन B6 से की कमी से, विटामिन B6 की कमी से अनीमिया की समस्या हो जाती है। अनीमिया की समस्या हो जाती है। तो आपको अनीमिया की समस्या देखने को मिलेगी। अनीमिया क्या है? अनीमिया को आप ऐसे ही जानिएगा कि जो ब्लड में पाया जाता है आरबीसी, आपको पता होगा कि ब्लड में आरबीसी पाया जाता है। अगर आरबीसी की क्वांटिटी घटी, यानी अगर आरबीसी की संख्या ब्लड में कम हो गया, तो निश्चित रूप से जो ब्लड है वो कम हो जाएगा, और जैसे ही ब्लड कम होगा उसी को कहा जाता है अनीमिया। तो याद रखना विटामिन B6 की कमी से क्या हो जाता है? अनीमिया रोग या अनीमिया की समस्या आपको देखने को मिलती है। एक फैक्ट यहां पर और याद करना कि जो विटामिन B6 होता है ये करता क्या है कि जो भ्रूण होता है, भ्रूण के मस्तिष्क के विकास में ये सहायक होता है। तो लिखते हैं भ्रूण के मस्तिष्क के विकास के लिए महत्वपूर्ण। याद रखिएगा, भ्रूण का मतलब होता है कि मां के गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है उसे हम कहते हैं भ्रूण। यानी जब तक मां के गर्भ में बच्चा पल रहा होगा, जब तक पेट में होगा, हम उसे भ्रूण कहते हैं। 9 मंथ के बाद जब वही भ्रूण जो है बाहर आता है तो उसे हम बेबी कहते हैं। याद रखना, मां के पेट में पल रहे बच्चे को आप बेबी नहीं कह सकते, उसे भ्रूण नाम दिया जाता है जब तक वो मां के पेट में होगा। मां के पेट से जब बाहर आता है तो उसी को बेबी नाम दिया जाता है। तो जब भ्रूण का विकास होता है मां के पेट में, तो भ्रूण के विकास में जो मस्तिष्क का जब विकास होता है तो उसमें विटामिन B6 क्या करता है? उसके विकास में मेन रोल प्ले करता है, महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसलिए यहां पर लिखा है भ्रूण के मस्तिष्क के विकास के लिए जो क्या होता है, ये महत्वपूर्ण होता है। क्लियर हो गया ये चीजें? आपको ये भी पता चल गया कि अगर 6 की कमी होगी तो एनीमिया हो जाएगा। ये भी आपको पता चल गया कि अगर सपनों को याद रखना है तो विटामिन B6 आपके बॉडी में प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, और भ्रूण के मस्तिष्क के विकास के लिए भी विटामिन B6 जरूरी है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स हैं जिस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सोर्स की अगर हम बात करें, अगर हम स्रोत की बात करें तो यहां पर मेंशन करेंगे, स्रोत में हम यहां पर मेंशन करेंगे, सबसे पहले यहां पर मेंशन करेंगे जो धान का चोकर होता है उसमें विटामिन B6 पाया जाता है। तो धान के चोकर में भी आपको विटामिन B6 देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे धान के चोकर में विटामिन B6 पाया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे तो मांस में भी विटामिन B6 पाया जाता है, मछली में भी पाया जाता है। उसके बाद जो स्टार्च वाली सब्जियां होती हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, स्टार्च वाली सब्जियों में तो स्टार्च वाले सब्जियों में, यानी स्टार्च का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को क्या बोला जाएगा? स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होता है। तो स्टार्च वाली सब्जियों में भी आपको विटामिन B6 मिल जाएगा। तो याद रखना, धान के चोकर में, मांस में, मछली में, स्टार्च वाले सब्जियों में, और फलों में भी देखने को मिलेगा, जो फल खट्टे नहीं होते हैं उसमें। तो सोर्स भी आपको क्लियर हो गया। तो मैंने विटामिन B6 में बात किया रासायनिक नाम पर। उसके बाद हमने बताया आपको कि सपनों को याद रखने में यह सहायक होता है, इसकी कमी से अनीमिया हो जाता है, यह मस्तिष्क के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, और हमने इसके कुछ सोर्स के बारे में बताया जो इंपॉर्टेंट था। तो विटामिन B6 भी हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे विटामिन B7। विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है वो आपको याद होगा, कई बार हमने बता दिया है। विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है उसे हम बोलते हैं बायोटिन। तो बायोटिन जो होता है वो विटामिन B7 का केमिकल नेम है। याद रखना, विटामिन B7 को हम विटामिन H भी बोलते हैं, तो हम लिख दे रहे हैं बायोटिन। देखिए, इसे विटामिन H भी कहा जाता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, पूछा गया है। इसे विटामिन H भी कहा जाता है, इसे विटामिन H भी कहा जाता है, इसे विटामिन H भी कहा जाता है। विटामिन B7 की कमी से
लकवा मार देता है, यानी जो बॉडी होती है वो पैरालाइज हो जाती है। तो नोट करिएगा, विटामिन B7 की कमी से, B7 की कमी से पहला चीज लकवा की समस्या हो जाती है, यानी जो शरीर होता है वो पैरालाइज हो जाता है, लकवा की समस्या हो जाती है। और दूसरी चीज यहां पर लिखेंगे कि बाल जो होते हैं वो झड़ जाते हैं। तो बालों का जो झड़ना होता है वो विटामिन B7 की कमी से होता है। तो बाल झड़ जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं। तो याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछेगा कि किस विटामिन की कमी से बाल झड़ जाते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए विटामिन B7। अब यहां से जो कुछ इसके इंपॉर्टेंट सोर्स हैं, हम उस सोर्स पर चर्चा करेंगे। आप नोट करना, सोर्स यानी स्रोत, ये कहां से मिलेंगे? तो इसका जो सोर्स है वो है अखरोट। अगर आप अखरोट का सेवन कर रहे हैं तो विटामिन B7 की कमी आपके बॉडी में नहीं होगी, तो बाल वगैरह झड़ने की जो समस्या है वो नहीं देखने को मिलेंगे। तो पहली चीज यहां पर लिखेंगे अखरोट। अखरोट जो होता है वो विटामिन B7 का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। तो अखरोट हो गया, मूंगफली हो गया, अखरोट हो गया, मूंगफली हो गया। उसके बाद अंडे की जर्दी, अंडे का जो पीला वाला भाग होता है उसी को कहा जाता है जर्दी। तो हम लिखेंगे यहां पर अंडे की जर्दी। इसके अलावा भी आप मेंशन कर सकते हैं हरी साग सब्जियां। एक चीज याद रखना, दूध और हरी साग सब्जियां लगभग इसमें सारे विटामिन पाए जाते हैं। दूध की बात करें तो इसमें विटामिन C नहीं पाया जाता, सब कुछ इसमें पाया जाएगा। तो कहीं पर भी अगर आप हरी सब्जियां या दूध अगर आप मेंशन करते हैं तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि लगभग विटामिन उसमें पाए जाते हैं। तो यहां पर भी आप नोट कर सकते हैं, यहां पर अखरोट हो गया, मूंगफली हो गया, अंडे की जर्दी हो गई, हरी सब्जियां हो गया, दूध हो गया, ये जो सारे सोर्स होते हैं ये विटामिन B7 के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। तो विटामिन B7 से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो हमने बता दिया। अब हम अगले विटामिन को देखेंगे, विटामिन B9। तो मेंशन करते हैं विटामिन B9, विटामिन B9, विटामिन B9। विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? फॉलिक एसिड। मैंने बता रखा है, आपको लर्न करते रहना है। फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड। कभी कभी एग्जाम में फोलेट नाम दे देता है, फोलेट, तो आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि फोलेट क्या है। तो याद रखना, जो विटामिन B9 है इसे हम फोलेट भी बोलते हैं। तो ऑब्लिक करके हम लिख दे रहे हैं फोलेट, फोलेट, फोलेट। विटामिन B9 को हम विटामिन M भी कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन M क्या है, तो कंफ्यूजन हो जाता है कि विटामिन M क्या है। तो याद रखिएगा, जो विटामिन B9 होता है इसे विटामिन M कहा जाता है। तो लिख लेते हैं यहां पर विटामिन B9 को विटामिन M कहा जाता है, विटामिन M कहा जाता है, M कहा जाता है। विटामिन B9 जो होता है वो आयरन में पाया जाता है। तो पूछा जाता है आयरन किस विटामिन में पाया जाएगा, तो विटामिन B9। तो यहां पर लिखेंगे विटामिन B9 में आयरन पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। लगभग आप देखे होंगे जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनमें ज्यादातर आप देखेंगे एनीमिया की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो एनीमिया की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए डॉक्टर क्या करता है? फॉलिक एसिड का टैबलेट देता है। तो यही है फॉलिक एसिड, विटामिन B9, इसी का टैबलेट दिया जाता है एनीमिया की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो याद रखिएगा, एनीमिया की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो डॉक्टर द्वारा फॉलिक एसिड की जो टैबलेट दी जाती है अक्सर प्रेग्नेंट महिलाओं को, वो क्या है? वो विटामिन B9 है। तो विटामिन B9 के कुछ सोर्स हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। स्रोत, तो विटामिन B9 का जो स्रोत है उसमें आप लिखेंगे हरी सब्जियां, क्योंकि हरी सब्जियां में लगभग विटामिन पाया जाता है। तो हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां लिखेंगे, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां। उसके बाद आप दूध लिख सकते हैं, दूध लिख सकते हैं।
अंडा भी जो है विटामिन 9 का अच्छा सोर्स माना जाता है, अंडा। तो इतना बहुत है, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध और अंडा। तो ये विटामिन B9 से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने आपको बता दिया। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं। विटामिन B9 जिसका रासायनिक नाम फॉलिक एसिड होता है, इसे हम फोलेट भी कहते हैं। विटामिन B9 को हम विटामिन M भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। विटामिन B9 में आयरन पाया जाता है और हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध और अंडे में विटामिन B9 देखने को मिल जाता है। अब हमारा लास्ट विटामिन है विटामिन B12। तो लिखते हैं विटामिन B12 को, मेंशन करना विटामिन B12। विटामिन B12, विटामिन B12 का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है मैंने आपको बताया है। उस केमिकल नेम, वो जो केमिकल नेम है विटामिन B12 का, उसका नाम होता है साइनोकोबालामिन। क्या होता है? साइनोकोबालामिन। तो मेंशन कर लेते हैं विटामिन B12 केमिकल नेम साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन, याद रखना, ये केमिकल नेम देकर भी पूछ लेता है कि किस विटामिन को साइनोकोबालामिन कहा जाता है, तो विटामिन B12 को कहा जाता है। तो सबसे पहला फैक्ट यहां पर नोट करेंगे, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, कौन सा मेटल पाया जाता है, तो नाम है कोबाल्ट। तो लिखेंगे विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। B12 में कोबाल्ट, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, पाया जाता है। यह बात कैसे पता चला कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है? तो यह बात पता चला सोडियम नाइट्रोक्लोराइड परीक्षण से। तो लिख लेते हैं यहां पर कोबाल्ट पाया जाता है। यह बात कैसे पता चला? तो सोडियम, यह भी पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, क्लोराइड परीक्षण से पता चला। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको यह पता होना चाहिए जो कोबाल्ट धातु है वो किस विटामिन में पाया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। यह बात पता कैसे चला? तो यह बात पता चला सोडियम नाइट्रोक्लोराइड परीक्षण से। क्लियर हो गया? अब एक चीज याद रखना कि जो विटामिन B12 होता है, विटामिन B12 ये जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील विटामिन होता है, जल में घुलनशील विटामिन होता है, यकृत की कोशिकाओं में 3 से 5 वर्षों तक स्टोर रहता है। और जो विटामिन B12 है ये आपको बड़ी आंत में भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो बड़ी आंत की जो बैक्टीरिया होती है वो विटामिन B12 और के का निर्माण कर देती है। तो इस बात को भी हम यहां लिख दे रहे हैं, आंत के बैक्टीरिया के द्वारा विटामिन B12 और विटामिन के का संश्लेषण होता है। याद रखना कि आंत की जो बैक्टीरिया होती है वो विटामिन B12 और के का संश्लेषण कर देती हैं। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। क्लियर है? तो हमने क्या बताया, जो विटामिन B12 होता है वो जल में घुलनशील विटामिन होता है और ये बॉडी में स्टोर होता है, ये बात आपको याद रखना है। यकृत के कोशिकाओं में लगभग 3 से 5 वर्षों तक ये स्टोर रहता है। आंत की बैक्टीरिया के द्वारा विटामिन B12 और विटामिन के का संश्लेषण होता है। अब कुछ फैक्ट और हैं, उनको भी हम मेंशन कर लेते हैं। जैसे कि ये जो विटामिन B12 होता है ये आरबीसी और न्यूक्लिक अम्ल का ये निर्माण करता है। तो लिखते हैं विटामिन B12 के द्वारा लाल रुधिराणु, जिसे हम बोलते हैं आरबीसी, लाल रुधिराणु और न्यूक्लिक
न्यूक्लिक अम्लों का विटामिन B12 के द्वारा लाल रुधिराणुओं और न्यूक्लिक अम्लों का, इसे बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण होता है या निर्माण करने में ये सहायक होते हैं। तो विटामिन B12 के द्वारा लाल रुधिराणुओं से आरबीसी बोलते हैं, आरबीसी इसे बोलते हैं लाल रुधिराणु। तो विटामिन B12 के द्वारा आरबीसी और न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण होता है, या ऐसे लिखेंगे निर्माण में सहायक होता है। अम्लों के निर्माण में विटामिन B12, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, विटामिन B12 आरबीसी और न्यूक्लिक अम्ल, ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। विटामिन B12 आरबीसी और न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में सहायक होता है। ये बातें क्लियर हो गया कि विटामिन B12 आरबीसी, जिसे हम बोलते हैं लाल रुधिराणु, और न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में यह सहायक होता है। अब यहां आप देखेंगे कि इसके जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। तो याद रखना, जितने एनिमल सोर्स होते हैं वो विटामिन B12 के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। प्लांट सोर्स ये विटामिन B12 के बहुत अच्छे सोर्स नहीं माने जाते। तो जितने भी एनिमल सोर्स होंगे वो सबके सब विटामिन B12 के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख लीजिएगा, दूध ये एनिमल सोर्स है, मांस हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, ये सब कुछ क्या होते हैं, विटामिन B12 के जो है अच्छे सोर्स माने जाते हैं। तो याद रखना कि जो एनिमल सोर्स होते हैं वो विटामिन B12 के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। क्लियर हो गया। अब यहां पर मैंने आपको बता दिया, एक चीज आप यहां पर और नोट कर लेना, जो क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन B12 से या विटामिन B12 की कमी से, ऐसे लिखिएगा कि कमी से प्राणसी रक्ताल्पता हूबहू ऐसे पूछा हुआ है एग्जाम में, तो मैं वही शब्द यहां पर लिख रहा हूं कि विटामिन B12 की कमी से प्राणसी रक्ताल्पता हो जाता है। प्राणसी रक्ताल्पता क्या है, इनीमिया है। तो ये क्या करता है कि वर्ड को बदल बदल के पूछता है, जिससे स्टूडेंट में कंफ्यूजन पैदा हो। तो याद रखना कि विटामिन B12 की कमी से प्राणसी रक्ताल्पता यानी इनीमिया हो जाता है, यह भी विटामिन B12 की कमी से होता है। मैंने विटामिन B12 में चर्चा किया, इसका केमिकल नेम क्या है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये B12 जो होता है ये आरबीसी और न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में सहायक होता है। फिर हमने आपको बताया कुछ सोर्स जो इंपॉर्टेंट सोर्स है विटामिन B12 के, हमने बताया कि दूध, मांस, मछली, अंडा, यानी जितने भी हमारे एनिमल सोर्स होते हैं वो विटामिन B12 वहां से मिल जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि विटामिन B12 की अगर कमी हो जाती है तो आपको यहाँ पर इनीमिया देखने को मिल जाता है, जिसे हम बोलेंगे प्राणसी रक्ताल्पता। तो ये भी विटामिन B12 की कमी से आपको देखने को मिलेगा। तो आज हमारा जो विटामिन टॉपिक था वो कंप्लीट रूप से समाप्त हो गया है। अब आपको क्या करना है कि हमारा ये जो तीनों लेक्चर है, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3, इसको आपको कंप्लीटली देखना है। अगर आप हमारी इस वीडियो को देखते हैं तो किसी भी एग्जाम में अगर आप जाते हैं, विटामिन से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। तो आज हमारा जो विटामिन टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। चलते चलते मैं एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूं कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक टॉपिक है जिसका नाम है सेल, जो क्लास 9th और 8 दोनों में है। तो इस सेल को मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है, उसका जो कंप्लीट लेक्चर है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप उसको वॉच करना चाहते हैं तो साइंस शिखर यूट्यूब चैनल पर जाकर वॉच कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीटेट में पूछा जाता है। तो आप इस टॉपिक को जरूर देखें। ये इसका प्लेलिस्ट मैंने यूट्यूब चैनल पे बना दिया है, तो वहां पर आप जाकर इसको देख लीजिएगा। लगभग इसमें 18 से 19 वीडियो है। तो अगर आप 18 से 19 वीडियो को देख लेते हैं तो जो सेल टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तब तक आप रिवीजन कीजिए। अब नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।